हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी बिजनेस लॉ की क्लास। लास्ट क्लास जो थी आपकी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो डेफिनेशंस हैं, डेट मीन्स जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस थी आपकी जो कि हमने पढ़ी थी आपके सेक्शन 2 के अंतर्गत, मतलब सेक्शन 2A से लेके जितने भी आगे सेक्शंस थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि आपका ऑफ़र क्या होता है, आपके एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। मतलब कि कल की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया, आपकी डेफिनेशंस के ऊपर फोकस किया। साथ ही साथ हमने काफ़ी जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपके बिजनेस लॉ में, हमने उसको भी समझने की कोशिश की। मेन चीज़ जो हमने कल की क्लास में समझी थी, जिसे हम आगे भी अब आगे और कंटिन्यू करेंगे, वो है एक तो आपका एग्रीमेंट, ठीक है, जिसकी हमने डेफिनेशन आपकी पढ़ी थी। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हमने क्या देखा था, एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, जितने भी प्रोमिसेस हैं, डेट मीन्स ऑल काइंड ऑफ प्रोमिसेस, अ ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस जितने भी किए जाते हैं इन अ डीलिंग ऑफ अ बिजनेस, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके एग्रीमेंट कहलाते हैं। बट उन प्रोमिसेस से जो प्रॉमिस लॉफुल होते हैं, मतलब कि जो प्रॉमिसेस कानून की नज़र में सही होते हैं, कंडीशनल सही होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम आगे अभी और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनते समय या कॉन्ट्रैक्ट की जब मेन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, उस टाइम पे हम किन मेन एलिमेंट्स की, किस मेन चीज़ की हम बात करते हैं, किसको हम फोकस में लेके चलते हैं, तो क्या है, आपका दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दो मेन एलिमेंट आते हैं, जिसको कि मिला के क्या बना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है। अभी हमने जो कल डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें भी हमने सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, सेम चीज़ के बारे में हमने बात की थी। कौन कौन से हैं वो दो बेसिक एलिमेंट? तो सबसे पहला तो आपका एग्रीमेंट है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है, आपका एग्रीमेंट। दूसरा कौन सा है, आपका इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब देखो इनका क्या मतलब हुआ। पहली चीज़, कॉन्ट्रैक्ट आपका दो बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है, पहला एग्रीमेंट से मिलके बना है, दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ से, मतलब कि कानून की नज़र में सही होना चाहिए। यही चीज़ अभी भी हमने डिस्कस की थी स्टार्टिंग में कि एग्रीमेंट क्या होता है, वो सारे प्रॉमिसेस, लेकिन उन प्रॉमिसेस से जो कानूनी नज़र में सही होता है, मतलब कि जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है, वही क्या बनता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, मतलब कि हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक एक टर्म्स को स्टार्ट करते हैं समझना कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मेन चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो सबसे पहला आता है आपके एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। एज पर द सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। मतलब कि किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस किया जा रहा है, किसी भी तरह का, चाहे आप फॉर्मल प्रॉमिस की बात करो या इनफॉर्मल प्रॉमिसेस की बात करो, जो कि क्या है, एक दूसरे के कंसिड्रेशन को बनाती है। एक दूसरे के कंसिड्रेशन का मतलब भी हमने कल की क्लास से पढ़ा था, क्या होता है इसका मतलब, जब हम किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ देते हैं या कोई चीज़ जब लेते हैं, वो क्या हो जाता है, आपका कंसिड्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल से हम बस समझते हैं। ए था, ए ने क्या किया, अपने बर्थडे पार्टी में बी को इनवाइट किया, ठीक है। ए ने अपनी बर्थडे पार्टी में किसको इनवाइट किया है, बी को इनवाइट किया है। तो अब क्या होगा कि एक नॉर्मल कंसिडरेशन हो जाएगा, एक नॉर्मल एक कंडीशन बन जाएगी कि जब भी बी का बर्थडे होगा, उसे भी क्या करना पड़ेगा, ए को इनवाइट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बर्थडे पे आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तब क्या होता है कि यार अब उसका ही बर्थडे आएगा तो हमें उसको भी गिफ्ट देना पड़ेगा। ये क्या है, एक तरह का कंसिडरेशन है, मतलब कि जब एक परफॉर्म हुआ है, एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तो उसके बदले आपने क्या किया है, दूसरी एक्टिविटी को भी परफॉर्म किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। ये आपका क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा। अब एग्रीमेंट के अंदर भी दो पार्टीज आती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कौन से हैं वो दो कॉन्सेप्ट? सबसे पहला आता है हु मेक द ऑफर। हमें ये देखना होगा कि एग्रीमेंट के टाइम पे किसने ऑफर किया है, ठीक है। मतलब कि ए ने जो ऑफर किया है किसको, बी को, ताकि वो उसके बर्थडे पार्टी पे आ जाए। देन
हु एक्सेप्ट द ऑफ़र, और फिर ये दूसरी चीज़ देखी जाती है कि जो ऑफ़र ए के द्वारा किया गया है, या जो पार्टी है, जो ऑफरर है, कौन है आपका ऑफरर, ठीक है, मतलब कि जो इंसान आपको ऑफ़र करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफरर बोलते हैं, और जो इंसान उस ऑफ़र को रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफरी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट में है हु मेक द ऑफ़र, किसने ऑफ़र बनाया है, किसने ऑफ़र दिया है। दूसरा आता है हु एक्सेप्ट द ऑफ़र, मतलब कि कौन वो इंसान है जिसने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। तो अगर हम ये बोलें कि एग्रीमेंट इज़ इक्वल टू ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र, तो ये कोई भी गलती नहीं होगी। क्या मतलब हुआ, जब तक ऑफ़र नहीं दिया जाएगा तब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, प्लस ऑफ़र देने के बाद अगर सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तब इसका क्या मतलब होगा, एग्रीमेंट इसका मेन मीनिंग होगा। ये हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि क्या था, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका, इन्फॉर्सिबल बाय लॉ। अब हम उसको देखते हैं कि व्हाट डज दिस मीन, इन्फॉर्सिबल बाय लॉ का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्सिबिलिटी हम किसे बोलते हैं। इफ़ एन एग्रीमेंट create any legal obligations then that agreement is said to be enforceable by law। मतलब कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसे आप क्या कर सकते हो, लीगली ऑब्लिगेंस लगा सकते हो, मतलब कि अगर उस इंसान ने वो काम नहीं किया या उसके बदले कोई कंसिडरेशन आपको पे नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो, उसे कोर्ट में स्यू कर सकते हो। अब देखो जो मैंने पहला वाला एग्जाम्पल लिया था, अब क्या होता है, ए ने बी को अपने बर्थडे पार्टी पे तो इनवाइट किया, लेकिन बी ने क्या किया, अपने उसका बर्थडे आया, उसने कहा कि यार क्या उसको इनवाइट करें, थोड़े रहने देते हैं, हम उसे इनवाइट नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जाके बी को स्यू कर देगा कोर्ट में कि नहीं तुमने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पे क्यों नहीं बुलाया, अब मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या कोई ऐसा प्रॉमिस हुआ हो कि जब आप उसको पूरा नहीं करोगे तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, ए ने अपनी कार को क्या किया है, सेल किया है, ठीक है, ए ने अपनी कार को सेल किया है किसे, बी को। तो अब बी को क्या होना चाहिए, उसकी पेमेंट उसे करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अमाउंट डिसाइड हुई थी 70,000, जैसे कि हमने कल के एग्जाम्पल में बात की थी, ठीक है। ए ने क्या किया है, अपनी कार सेल की है किसे, बी को, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उसे 70,000 पे करे। इन केस बी अगर उसे 70,000 पे नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए बी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। यही कहलाता है इनफॉर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा प्रॉमिस जब वो पूरा ना किया जाए तब हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टी को कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। उसी को देखो नीचे डिटेल दी हुई है, द पार्टीज मेकिंग एन एग्रीमेंट शुड बी बॉन्ड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। जो भी पार्टी अपना प्रॉमिस करती है, कोई भी एग्रीमेंट करती है तो वो बॉन्ड हो जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उसको हर हाल में क्या करे, कंप्लीट करे। एंड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय ईच ऑफ देम, अगर उनमें से किसी भी वजह से कोई भी एक पार्टी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, मतलब कि उस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाती है, द डिफ़ॉल्टर मस्ट बी इश्यूड, तो उस डिफ़ॉल्टर को क्या किया जा सकता है, कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, मतलब कि उसके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है। ये अभी हमने एग्जाम्पल देखा ए का, जो ए अपनी कार बेचना चाहता है, बेचता है बी को, पर बी उसकी पेमेंट नहीं करता। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ए बी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, उसे कोर्ट में क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। तो हमने क्या देखा, एलिमेंट ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कौन से एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट है, एक है एग्रीमेंट, दूसरा है इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, दैट इज़ एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो आपका एग्रीमेंट नहीं बनेगा। देन आता है इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसमें क्या होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है या जब कोई एग्रीमेंट है, जब कोई प्रॉमिस है, आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हो, डेट इज़ कॉल्ड इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है, इसमें मोस्टली काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉपिक क्या है आपका, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये कन्फ्यूजिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या फिर क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, इसको अब समझेंगे। अब देखो
जो अभी तक आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हो, हम सिर्फ दोबारा और बार बार उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके बीच में एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो मेन कन्फ्यूजन होगी उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, व्हेन एनी ऑफर मेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर इज टर्म्ड एज एन एग्रीमेंट। ठीक है, जब भी कोई एक पार्टी ऑफ़र करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तब वो क्या कहलाती है, आपकी एग्रीमेंट कहलाती है। बट द कॉन्ट्रैक्ट आर दोज एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाता है, जब कोई एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हो जाए। मतलब कि अभी जो हमने आगे कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही बात यहाँ पे दोबारा से रिपीट की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, all agreement cannot be termed as contract as there are some type of agreement which do not tend to create any legal obligations or either of the party of agreement। देखो, जब मैं एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट अभी हमने पहले पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था बर्थडे पार्टी का। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हम प्रॉमिसेस करते हैं जिसके खिलाफ हम कहीं जाके कोर्ट में केस फाइल नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर आपका फ्रेंड कहता है कि यार ठीक है मैं कल आऊँगा और कल वो नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जाके कोर्ट में केस फाइल कर दो कि भाई तुम आए नहीं, हम तो कोर्ट केस होगा, ऐसा नहीं होता। तभी बोला गया है कि एग्रीमेंट कुछ इस तरह के भी होते हैं कि जिसके खिलाफ कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं बनती, आप किसी भी तरह का कोई कोर्ट में केस फाइल नहीं करते। वहीं पे it is necessary for an agreement to hold legal obligation in order to become a contract। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि वो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर सके। विदाउट इन्फॉर्सिबिलिटी एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसमें क्या है, बिना इन्फॉर्सिबिलिटी के होते हुए कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ये मेन चीज़ थी। आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी, अदरवाइज़ ये डायग्राम आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। हमने क्या पढ़ा था, एग्रीमेंट का मतलब सभी तरह के प्रोमिसेस, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, हर तरह के प्रोमिसेस। अब वो प्रोमिसेस लीगल हों ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रॉमिस फॉर्मल हों या फिर इनफॉर्मल हों उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सारे प्रॉमिसेस क्या होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए। मतलब कि उनके में क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। व्हाट डज दिस मीन लीगल ऑब्लिगेशन? इसका मतलब होता है कि कोर्ट में स्यूड करना, मतलब कि कोर्ट में केस फाइल करना। जब तक आपके पास इसकी पावर नहीं होगी तब तक आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपके एग्रीमेंट होते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक तो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, दूसरा इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, कहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पेपर अब ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो उसके बारे में कुछ पूछा ना जाए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में, अभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।